मेरा नाम दीपा है। मैं एक डॉक्टर हूँ। अपने शहर की एक ऐसी डॉक्टर जिसका नाम फेमस डॉक्टर की लिस्ट में आता है। मेरा एक अपना बहुत बड़ा अस्पताल था। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ था। अगर मेरी जिंदगी में कोई नहीं था तो वो मेरा पति था, जो मेरी इस दुनिया से जा चुका था। मेरी एक 15 साल की बेटी भी थी जो अभी पढ़ाई कर रही थी। हम दोनों पति पत्नी की लव मैरिज हुई थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमने अपनी मोहब्बत को शादी के मकाम तक पहुंचा लिया था। हम दोनों की जिंदगी एक दूसरे के साथ बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी, क्योंकि मेरे पति के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उनका सिर्फ एक छोटा भाई था और एक बहन थी जिसकी शादी स्विट्जरलैंड में हुई थी। वो अपने पति के साथ वहां पर रहती थी। 5 या 10 साल में वो 1-2 बार ही हमारे यहाँ आती थी। मेरे पति एक बिजनेसमैन आदमी थे। मरने से पहले उनके माता पिता ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने तीनों बच्चों के हिस्सों में बराबर से कर दी थी। शादी से पहले भी मैं एक छोटे से अस्पताल में डॉक्टर थी, लेकिन फिर शादी के बाद मेरे पति ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैंने अपने एक अलग अस्पताल खोल लिया था। शादी के 2 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। ये खुशी हम दोनों पति पत्नी के लिए बहुत बड़ी थी, इसलिए हमने इसे खूब सेलिब्रेट किया था। और 9 महीने पूरा होने के बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था, जो मेरी लाडली बेटी हिमानी थी, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों पति पत्नी अपने अपने काम में बिजी रहते थे। मुझे हॉस्पिटल जाना होता था, जबकि मेरे पति को ऑफिस जाना होता था। मेरी बेटी जब तक 1 साल की थी, मैं उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाया करती थी। उसके बाद मैंने अपनी बेटी के लिए केयर टेकर रख ली थी, जो मेरी बेटी का ख्याल रखती थी। हमारी जिंदगी इसी तरह से बहुत बिजी शेड्यूल के साथ गुजर रही थी, मगर अच्छी और सुकून से गुजर रही थी। हम दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थे, मगर एक दिन अचानक एक हादसा हो गया। मेरे पति की एक कार एक्सीडेंट में भयानक मौत हो गई थी। वो हम दोनों माँ बेटी को इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। अपने पति के चले जाने से मैं बिल्कुल टूटकर रह गई थी। मेरा देवर, जो कि जवान था, उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी, और जब मेरे पति के माता पिता की मौत हुई थी और उन लोगों की प्रॉपर्टी के हिस्से बंटवारे हुए थे, उसके बाद मेरे देवर ने अपनी शादी कर ली थी और वो अपनी अलग जिंदगी गुजार रहा था। उसे हमसे कभी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसका नेचर और उसकी पत्नी का नेचर बिल्कुल एक जैसा था। दोनों पति पत्नी ज्यादा किसी से मेल जोल रखना पसंद नहीं करते थे। सुना था कि मेरा देवर बहुत गलत संगतों में पड़ गया है। मेरे पति को तो इतना टाइम ही नहीं होता था कि वो अपने भाई का हालचाल ले सके, और फिर मेरे देवर करण ने भी तो कभी पलटकर अपने भाई को नहीं देखा था। मेरा देवर मेरे पति के दिल से तब उतरा था जब उसने ये कहा था कि मैं भैया भाभी के साथ कभी नहीं रहूंगा। मैं अपनी शादी कर रहा हूँ और मुझे भैया भाभी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि वो अपनी स्विट्जरलैंड में रहने वाली बहन से भी कोई रिश्ता नहीं रखता था, क्योंकि उसकी पत्नी को अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। पहले तो हम सब लोग एक ही परिवार में रहते थे, लेकिन जब प्रॉपर्टी के बंटवारे हुए तो मेरे पति ने अपना अलग बंगला बना लिया था, और फिर उन्होंने अपना बिजनेस भी अलग कर लिया। दोनों भाई का बिजनेस अलग अलग था। दोनों ही मार्केट में छाए हुए थे, लेकिन मेरा देवर हमेशा मेरे पति के मुकाबले कम परसेंटेज के लेवल पर आता था। मेरे पति हमेशा हर काम में कामयाब होते थे। भगवान की कृपा से हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जिस लड़की के साथ मेरे देवर ने शादी की थी, उसने हमेशा ही करण को उसके परिवार वालों के खिलाफ भड़काया था। मेरा देवर वैसे भी अपनी पत्नी के कहने में ही रहता था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि जिस लड़की के साथ मेरे देवर ने शादी की थी, वो लड़की मेरे पति को पसंद नहीं थी। मेरे पति चाहते थे कि मेरे देवर की शादी उनकी साली के साथ हो जाए, मतलब मेरी छोटी बहन के साथ। मेरी एक छोटी बहन थी जो एक लॉयर थी, लेकिन मेरे देवर को तो मेरी देवरानी पसंद आ गई थी, इसलिए उसने मेरी बहन से शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया। मेरे पति को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। ऐसा नहीं था कि मेरे पति को मेरी देवरानी पसंद नहीं थी। मेरी देवरानी जिस परिवार से बिलोंग करती थी, वो लोग बहुत गलत लोग थे। बस इसी वजह से मेरे पति नहीं चाहते थे कि करण की शादी इस लड़की के साथ हो जिसके साथ उसने अब शादी की हुई है। फिलहाल जब दोनों भाइयों ने अपना सब कुछ अलग अलग कर लिया, तो इन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। कभी हमने करण को पलटकर नहीं देखा, और न ही कभी करण और उसकी पत्नी ने हमें पलटकर देखा। जिंदगी इसी तरह सुकून से गुजर रही थी। लेकिन जब मेरे पति की मौत हुई तो मेरा देवर अपने भाई की मौत पर हमारे घर आया था और फूट फूट कर रोया था। मेरे देवर को लगता था कि मेरे पति का बिजनेस अब लॉस में जाने लगेगा, क्योंकि मैं तो ज्यादातर अपने हॉस्पिटल में होती थी। मेरा अपने पति के बिजनेस से कोई मतलब नहीं था, और ना ही मैं उनके बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी।
भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ था। अगर हमारे पास मेरे पति का बिजनेस नहीं भी होता तो मेरा हॉस्पिटल इतना अच्छा चल रहा था कि फिर भी हमारे पास किसी तरह की कोई कमी नहीं आनी थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर मेरे पति के मरने के बाद उनके डूबते हुए बिजनेस को मेरे भाई ने दोबारा से मैनेज कर लिया था और मेरे भाई ने अपनी कामयाबी से मेरे पति के बिजनेस को और ज़्यादा तरक्की दिलवा दी थी। मेरे पति की मौत पर जब मेरा देवर आया था तो उसके बाद उसने हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जिसने पिछले 5 साल से अलग होने के बाद हमें पलटकर कभी देखा नहीं, वो अब हमारे यहाँ आना जाना क्यों कर रहा है। एक बार मेरा देवर मुझे लगातार कॉल्स कर रहा था। मेरी समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझे कॉल्स क्यों कर रहा है, लेकिन मैं अपने हॉस्पिटल में अपने पेशेंट के साथ इतनी बिजी थी कि मेरे पास उसकी कॉल अटेंड करने का टाइम नहीं था। मैंने उसे कॉल रिसीव करके कह दिया था कि मैं जैसे ही फ्री होती हूँ तो मैं कॉल करती हूँ, लेकिन जब मैं फ्री हुई तो मेरे दिमाग से अपने देवर को कॉल करना निकल गया था। मैंने देखा कि वो रात के टाइम पर हमारे घर आ गया और रोने लगा और कहने लगा कि भाभी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा, तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत कब से पड़ गई? तुम्हारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो? तो वो कहने लगा कि भाभी, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। दरअसल सब कुछ अलग होने के बाद मैंने अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया और अपने पैसों से मैंने गलत काम करने शुरू कर दिए। ड्रिंक करने लगा, जुआ खेलने लगा। इन सारी चीज़ों में मैंने अपने पैसे बर्बाद कर दिए और कुछ मेरी पत्नी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। वो बहुत फिजूल खर्ची करती थी। उसने कभी ये नहीं देखा कि मैं धीरे धीरे बर्बाद हो रहा हूँ। उसने मुझे संभालने की कोशिश भी नहीं की। जब मेरा बिजनेस पूरी तरह से लॉस में चला गया और मैं सड़क पर आने के काबिल हो गया तो वो मुझे छोड़कर चली गई और कहने लगी कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वो मुझसे डिवोर्स लेकर अपने मायके चली गई। भाभी, मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, लेकिन तुम गलत काम करना छोड़ दो। तुमने अपने बिजनेस को खराब करके बहुत बड़ा नुकसान किया। देखो, तुम्हारे भैया ने अपनी मेहनत से अपने बिजनेस को कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया और तुम हो कि तुमने करे कराए बिजनेस को खराब कर दिया। मेरी बात सुनकर करण ने शर्म से अपनी आंखें झुका ली थी। उसने जब मेरी बेटी को देखा तो वो कहने लगा कि भाभी, ये तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल आप पर गई है। उस समय मेरी बेटी की उम्र 7 साल थी। बस उस दिन के बाद से मेरा देवर हर महीने हमारे घर आ जाता और मैं उसे खाना भी खिलवाया करती थी। जब आता तो उसे थोड़े बहुत पैसे भी दे दिया करती थी। उसने मेरी बेटी को खुद से बहुत अटैच कर लिया था। कई साल इसी तरह से गुजर गए थे। जब मेरी बेटी को ये बात समझ आने लगी कि उसके चाचा यहाँ पर मुझसे पैसे लेने के लिए आते हैं और हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके जाते हैं, उसे लगता था कि उसके चाचा बहुत अच्छे हैं, तो वो मुझसे जिद करने लगी कि मम्मी प्लीज़ आप चाचा जी की मदद करो, हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, हम काफ़ी अमीर लोग हैं। चाचा हमेशा आपसे यही कहते हैं कि उनका बिजनेस लॉस में चला गया, तो क्या आप उन्हें दोबारा से उनका बिजनेस नहीं करवा सकती? मैंने कहा, बेटा, तुमने तो बिजनेस स्टार्ट करवाने की बात को इतनी आसानी से कह दिया। तुम नहीं जानती कि दोबारा से बिजनेस सेटअप करने के लिए कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन तुम्हारे चाचा को मेहनत नहीं करनी, उन्होंने अपने अच्छे खासे बिजनेस को बर्बाद कर दिया, तो अब क्या गारंटी है कि वो दोबारा से बिजनेस में कामयाब हो जाएगा? मेरी बेटी ज़बरदस्ती जिद करने लगी और कहने लगी कि प्लीज़ मम्मी, चाचा का कोई बिजनेस करवा दीजिए। अपनी बेटी की जिद करने पर मैंने अपने देवर को 80 लाख रुपए दे दिए और उससे कहा कि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। मेरे पैसे देने पर वो बहुत खुश हुआ था और फिर से उसने हमारे घर आना जाना कम कर दिया था। मेरी बेटी उसे बहुत याद करती थी, उसे कॉल करती थी। वो उससे कॉल पर तो बात कर लिया करता था, मगर कहता था कि मैं अपने काम में बहुत बिजी हूँ, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मुझे भी तसल्ली हो गई थी कि चलो मेरे देवर ने गलत कामों को छोड़कर अपने बिजनेस पर फिर से ध्यान देना शुरू कर दिया और मैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गई थी। मेरी बेटी भी अपनी पढ़ाई कर रही थी। अब उसकी उम्र 15 साल की हो गई। मुझे अपने पति की बहुत याद आती थी। मैं जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर रह गई थी। ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा काम ही काम रह गया है। इस काम की वजह से मैं अपनी बेटी को भी टाइम नहीं दे पाती थी, अपने घर में ध्यान नहीं दे पाती थी। काश मैं एक मामूली सी हाउसवाइफ होती जो अपने घर पर ध्यान देती है, अपने बच्चों पर ध्यान देती है, अपने परिवार को जोड़कर रखती है, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करती है, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है, अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करके रखती है। लेकिन मेरे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं था।
खाना बनाना तो जैसे मैं पूरी तरह से भूल ही गई थी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद समझा हुआ था। वो ये था कि मुझे सिर्फ अपने हॉस्पिटल जाना है। मैं एक डॉक्टर हूँ, जबकि कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक माँ भी हूँ और अब मेरी बेटी जवान हो रही है। पति के मर जाने के बाद तो मैंने अपने ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना ही बंद कर दिया था। काफ़ी लंबा समय हो गया था। मैंने अपने आप को ढंग से और सुकून से शीशे में भी नहीं देखा था। आखिर मैं कैसी हो गई थी। आज कई सालों बाद जब मैं तसल्ली से अपने कमरे में बैठी और मैंने अपने चेहरे पर गौर किया तो उस पर दुनिया भर की थकान मौजूद थी। ऐसा लगता था न जाने मैंने कब से आराम नहीं किया। मेरी एक फ्रेंड थी जो कभी कभी मुझे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आ जाती थी। पेशेंट को देखने के साथ साथ मैं उसके साथ बातचीत भी करती रहती थी। मुझे इतनी फुर्सत नहीं थी कि मैं उसके घर जाऊं, उससे बातचीत करूं। मैं तो अपनी सारी फ्रेंड्स को जैसे भूल ही गई थी। लेकिन मेरी एक फ्रेंड बहुत अच्छी थी। उसका नाम शालिनी था। वो मुझसे मिलने के लिए मेरे हॉस्पिटल में आ जाती थी और मेरे ही बराबर में बैठकर मेरे साथ बातें करती रहती थी। एक दिन उसने मुझे बड़ी ही अजीब तरह की एडवाइस दी थी। उसकी बात सुनकर मैं एक सेकंड के लिए शॉक्ड रह गई थी। उसने मुझसे कहा था कि दीपा, तुमने अपनी जिंदगी को एक अलग लेवल पर पहुंचा लिया है। तुम जानती हो कि तुम सबको भूल चुकी हो। अपने इस काम के चक्कर में तुम्हें तुम्हारी बेटी भी ढंग से याद नहीं है। मैं दोबारा से अपने काम में बिजी हो गई थी और उसकी बात को इग्नोर करने की कोशिश करने लगी थी। तो वो कहने लगी कि तुम मुझे भले ही इग्नोर कर लो, लेकिन मैं तुमसे यही कहना चाहूंगी कि आखिर तुम कब तक ऐसे अपनी जिंदगी गुजारोगी। मैंने उससे कहा कि तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने इस काम को छोड़ दूं? तुम जानती हो कि डॉक्टर बनने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी और ये सब कुछ मेरे पति ने ही तो मुझे करवा कर दिया था। शालिनी कहने लगी, मैं ऐसा नहीं कह रही। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हर इंसान के लिए एक हमसफर बहुत ज़रूरी होता है। अभी तुम्हारी उम्र ज़्यादा नहीं है। तुम्हारी तो कम उम्र में ही शादी कर दी गई थी और तुम्हें देखकर आज भी कोई ये नहीं कह सकता कि तुम एक 15 साल की बेटी की माँ हो। तुम्हारे पति की मौत हो गई, वो एक एक्सीडेंट था। उसके बाद तुम अकेली रह गई। तुमने अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मेरा कहना है कि तुम दूसरी शादी कर लो। तुम्हारी बेटी 5 साल बाद जवान हो जाएगी, उसके बाद तुम उसकी शादी कर दोगी। तुम और भी ज्यादा अकेली हो जाओगी। तुम्हारे पास तो कोई बेटा भी नहीं है जिसके सहारे तुम आगे की जिंदगी गुजार सकती। मैं तुम्हें यही एडवाइस देना चाहूंगी दीपा, तुम दूसरी शादी कर लो और अपने आप को थोड़ा टाइम देना सीखो। कोई दूसरा इंसान तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अब तुम यहाँ से घर जाती हो और जाहिर सी बात है जब तुम घर जाती होगी तो तुम्हारी बेटी अपने कमरे में होती होगी और फिर सुबह तुम हॉस्पिटल के लिए निकल आती हो। तुम अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं कर सकती, किसी के साथ अपना सुख दुख नहीं बांट सकती। देखो दीपा, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मेरा मानना है कि तुम अभी से संभल जाओ। तुम शादी कर लो और किसी ऐसे इंसान से शादी करो जो तुम्हारा ख्याल रख सके, तुम्हारी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ये दुनिया बहुत बुरी है दीपा। अकेले तुम इतनी बड़ी दुनिया में ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, इसलिए तुम्हें एक हमसफ़र की ज़रूरत है। तुम क्या, कोई भी इंसान इस दुनिया में अकेला नहीं रह सकता। अकेले ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात तुम्हें अब रियलाइज़ नहीं होगी क्योंकि अभी तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही हो। ये बातें तुम्हें जब रियलाइज़ होंगी जब तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी, तुम्हारा बुढ़ापा होगा, तब तुम्हें जिस इंसान की कमी महसूस होगी, जिसकी ज़रूरत होगी, उसे कहते हैं एक हमसफ़र। तब तुम्हें याद आएगी कि मैं सही कह रही थी। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी कि तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो। मैं शादी नहीं कर सकती। मुझे अपनी ज़रूरतों को किसी से पूरा नहीं करवाना। मैं अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकती हूँ। और रही दुनिया की बात, तो मैं इस दुनिया से बहुत अलग हूँ। मैंने अपने आप को इतना टाइम ही नहीं दिया हुआ कि मैं लोगों के बारे में सोचूं। शालिनी कहने लगी कि मैं तुमसे तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कह रही हूँ। अभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी अच्छी लग रही है, मगर आगे चलकर जब तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आएगा तो तुमसे अकेले अपनी ज़िंदगी गुजारी नहीं जाएगी। अपनी दोस्त की बात को मैंने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और हंसकर सारी बातों को टाल दिया था। फिर मैं अपने घर आ गई थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे जब एक दिन मेरी कार से एक जवान लड़का टकराया। मैं घबरा गई थी कि कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी से निकलकर लड़के की तरफ गई तो वो लड़का बुरी तरह से जख्मी हो गया था। रात के 11 बज रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उस लड़के को लेकर अपने घर आ गई थी और घर आने के बाद मैंने उसकी ड्रेसिंग की। उस लड़के की उम्र लगभग 27-28 साल होगी। वो देखने में अच्छा था, लेकिन मेरी वजह से वो काफ़ी घायल हो चुका था। मैंने उसे दवाई दी और वो तसल्ली से सो गया था।
मेरी बेटी कहने लगी, मम्मी आप किसे घर ले आई हो? मैंने उसे बताया कि मेरी गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई थी। सुबह होश में आ जाएगा तो पूछूंगी कि वो कौन है। जब सुबह को वो लड़का होश में आया तो मैंने उससे पूछा कि अब तुम ठीक हो ना, मुझे माफ़ करना, रात अचानक तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो गया था। मेरी बात सुनकर वो रोने लगा। मैंने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? तो वो कहने लगा, मैडम मैं तो चाहता था कि मैं मर जाऊं, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। मैंने कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो वो कहने लगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी बुरी लग रही है। मैं कितने समय से एक नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, नौकरी है कि मिल ही नहीं रही। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, मैं अनाथ हूँ और सड़कों पर मारा मारा फिरता हूँ। मुझे अपनी ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। न जाने आपने मुझे क्यों बचा लिया। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा, ऐसी बातें नहीं करते, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें थोड़े से पैसे दे दूंगी। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, मैडम थोड़े से पैसों से क्या होता है? मैं किसी का सहारा या मदद नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं पर काम करूँ, मेहनत से पैसा कमाऊँ और इज्जत से सर उठाकर जीऊँ, चाहे मुझे कोई भी काम मिल जाए। मैं तो किसी के घर में नौकरों की तरह काम करने के लिए भी तैयार हूँ, मगर मुझे कोई नौकरी पर रखना ही नहीं चाहता। आजकल गरीबों को कोई नौकरी भी देने के लिए तैयार नहीं है। बस मैं अपनी गरीबी को लेकर ही सारी जिंदगी रोता आया हूँ। इसी सबसे तंग आकर सड़क पर सदमे में निकल पड़ा था। आपकी गाड़ी कब मेरे सामने आ गई मुझे पता ही नहीं चला। इस लड़के की बात सुनकर मुझे इस पर दया आ गई थी। उसने अपना नाम मुझे अविनाश बताया था। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे घर में नौकरी कर लेना। वैसे भी हमारे घर से एक नौकरानी पिछले दिनों काम छोड़कर चली गई। क्या तुम मेरे घर में रहकर झाड़ू बर्तन कर सकते हो? वो मेरी बात सुनकर कहने लगा कि जी मैडम, मैं तो कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, मगर एक परेशानी है। मैंने कहा, हाँ बताओ क्या परेशानी है? तो वो कहने लगा कि आपने मुझे नौकरी देकर इतना बड़ा उपकार कर दिया है, तो आप मेरे लिए एक उपकार और कर दो, मुझे यहाँ रहने की भी जगह दे दो, क्योंकि मेरा अपना रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मैं दिन तो यहाँ पर काम करके गुजार लूंगा, मगर रात गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, जहाँ बाकी के नौकर रहते हैं वहाँ तुम भी रह लेना। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ था। कुछ दिन तक उसकी दवाइयाँ चलती रही थी और फिर जब वो बिल्कुल ठीक हो गया तो मेरे घर में कामों में लग गया था। वो मेरे घर के हर कमरे की सफाई लगाया करता था और बाकी के नौकर अपना अपना काम करते थे। मेरी बेटी कहती थी कि मम्मी, ये अंकल मुझे ठीक नहीं लगते, आपने इनको हमारे यहाँ नौकरी पर क्यों रखा है? ऐसे किसी पर भी विश्वास करके आप उनको नौकरी पर कैसे रख सकती हो? मैंने अपनी बेटी को समझाया, बेटा ऐसे किसी के बारे में नहीं कहते, वो बेचारा बहुत लाचार और बेसहारा है। किसी बेसहारा को सहारा देना अच्छी बात है। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी बेफिक्र हो गई थी। मेरी बेटी के कॉलेज के स्टूडेंट्स कुछ दिनों के लिए गोवा घूमने के लिए जा रहे थे। मेरी बेटी भी उन लोगों के साथ ट्रिप पर जा रही थी। मैं सुबह को अपने हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती थी, जबकि अविनाश मेरे पीछे घर के सारे काम किया करता था। मैंने बाकी सारे नौकरों से अविनाश के बारे में पूछा था कि ये कैसा काम करता है, तो नौकर कहते थे कि काम तो सही करता है। संडे को मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी जब अचानक अविनाश मेरे कमरे की सफाई करने के लिए आया। सफाई करते करते अचानक उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मैडम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने उससे कहा कि हाँ बताओ, क्या बात करना चाहते हो? तो वो कहने लगा, मैडम मैं जानता हूँ आप मेरी बात का बुरा मान जाओगी, लेकिन मैं फिर भी अपनी बात आपसे कहकर रहूँगा। आपको देखकर लगता ही नहीं है कि आप एक 15 साल की बेटी की माँ हो। आप बहुत सुंदर हो और बहुत दयावान हो। आपने मुझे सहारा दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब मैं आपको सहारा दूँ। दरअसल मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जिस दिन से आप मुझे यहाँ लेकर आई हो, मेरा दिल आपके ऊपर आ गया। आपकी मेरी उम्र में सिर्फ 8 या 9 साल का फर्क होगा, लेकिन मुझे उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार तो दिल से होता है, उम्र या फिर सूरत शक्ल देखकर प्यार नहीं किया जाता। अविनाश की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? वो मेरी बात सुनकर कहने लगा कि मैं जानता हूँ आप मेरी बात से नाराज जरूर होंगी, लेकिन मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। भले ही आप मेरी बात के बदले मुझे कितनी ही बड़ी सजा दे दो, मगर मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपको सारी जिंदगी बहुत खुश रखूंगा। मैंने कभी जिंदगी में किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की। भगवान ने मुझे भले ही गरीब रखा, मगर मैं गरीबी के भी हालात में खुश था। लेकिन जिस दिन से आपको देखा है, अपने होश खो बैठा हूँ। आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, आपको अपना नाम देना चाहता हूँ।
मैंने कहा, अविनाश बंद करो अपनी बकवास, अब इससे आगे बोलने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। अविनाश कहने लगा कि जी मैडम ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहती हो तो आप मुझे बेशक नौकरी से निकाल देना, मैं आपकी इस बात से डरा नहीं, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ। ये कहकर वो मेरे कमरे से निकल गया था और मैं फटी फटी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। मैं उसकी बातें सुनकर चौंक गई थी। उसकी बातें मेरे दिमाग में इधर उधर घूम रही थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मुझे पसंद क्यों कर रहा है। ये बात तो सच थी कि मैं 15 साल की बेटी की मां लगती ही नहीं थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। अविनाश भी देखने में अच्छा था, एक अच्छा और ईमानदार इंसान था, क्योंकि मेरे घर के नौकरों ने बताया था कि अभी तक उसने अपनी मर्जी के मुताबिक घर में कुछ भी नहीं किया। घर के जितने भी नौकर थे वो अपनी मर्जी के हिसाब से खाना निकालकर अपने घर ले जाते थे। मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अविनाश ने अभी तक अपने काम के अलावा हमारे घर की किसी भी चीज को बेवजह हाथ नहीं लगाया था। मेरे दिमाग में अपनी दोस्त की कही हुई बात याद आने लगी। उसने मुझसे कहा था कि बुढ़ापे का सहारा एक अच्छा हमसफर होता है। आज मुझे अपने पति की याद आ रही थी और साथ ही साथ मैं अविनाश के बारे में भी सोच रही थी, क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है। मैंने काफी देर तक अविनाश के बारे में सोच विचार किया और फिर यही हल निकाला कि मुझे अविनाश का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मुझे उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। वो भी तो बेचारा बेसहारा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। इस तरह वो मुझे कहीं लेकर नहीं जाएगा, बल्कि मेरे ही घर में रहेगा। मैंने अभी ऐसा सिर्फ अपने दिमाग में सोचा था। अविनाश को कोई जवाब नहीं दिया था। अगले दिन मैं अस्पताल गई तो मेरे पास एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई थी। वो बेचारी बहुत गरीब और लाचार औरत थी। कहने लगी कि मैडम मेरा इलाज कर दो, मगर मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। उसकी परेशानी सुनकर मैंने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था, लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उसके साथ कोई भी नहीं आया था। मैंने कहा, आंटी आपको अपने साथ किसी को लेकर आना चाहिए था। तो वो मुझसे कहने लगी कि बेटी, इस दुनिया में मेरा अपना कोई भी नहीं है। मैंने कहा, ये क्या कह रही हैं आप, तो फिर आप अपना गुजारा कैसे करती हैं? तो वो कहने लगी कि लोगों के घरों में काम कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत खाने पीने को मिल जाता है। मेरी 2 बेटियां थी। मेरा पति तो मुझे कई साल पहले छोड़कर चला गया था। मैंने अपनी बेटियों की शादी कर दी। वो दोनों अपनी ससुराल में सुखी रह रही हैं और दोनों की शादी भी दूसरे शहरों में हुई है। वो दोनों पलटकर मुझे नहीं देखती। इस बुढ़ापे में मैं अकेले ही दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मुझे अपना पति बहुत याद आता है। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था। अगर आज वो जिंदा होता तो शायद मैं इस तरह अकेली न होती। वो भले ही मेरी तरह बूढ़ा होता, मगर एक हमसफर का साथ बुढ़ापे में बहुत जरूरी होता है। कोई ऐसा नहीं है जो मुझे डॉक्टर के पास ले आता। काश वो जिंदा होता तो हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे का सहारा बन जाते, मगर मैं तो बिल्कुल लाचार हूँ। मेरा हाथ पकड़ने वाला तो कोई भी नहीं है। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आज मुझे अपनी दोस्त की कही गई बात का असल मतलब समझ आया था और आंटी की हालत देखकर मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि मैं अविनाश से शादी कर लूंगी। वो गरीब है तो क्या हुआ, मुझसे उम्र में कम है तो क्या हुआ, मुझसे प्यार करता है, मेरा हमेशा ख्याल रखेगा, मेरे आने वाले समय में मेरा साथ देगा। बस यही सब कुछ सोचकर मुझे उससे शादी करनी है। मैं जब घर गई तो मैंने अविनाश को बता दिया था कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर तो वो बहुत खुश हुआ था और उसने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं सारी जिंदगी आपको बहुत खुश रखूंगा। मगर अब परेशानी ये थी कि मैं अपनी बेटी से कैसे बात करती। अब मुझे अपनी बेटी के घर आने का इंतजार था। जैसे ही वो घर आई तो मैंने उसे बताया कि मैं शादी करने जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी चौंक गई थी। वो कहने लगी, मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हो, मुझे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा कि शादी की बात आप ही कर रही हो या कोई और कर रहा है। मैंने कहा, बेटी तुम सही सुन रही हो, मैं अविनाश के साथ शादी करना चाहती हूँ। मेरी बेटी चौंक कर कहने लगी कि हमारे घर में काम करने वाला नौकर जिसे आपने इस घर में जगह दी हुई है। मैंने कहा, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी कहने लगी, मम्मी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आप पागल तो नहीं हो गई हो, इस उम्र में आपको शादी करने की पड़ रही है और फिर आपने उसकी उम्र नहीं देखी, वो आपसे उम्र में बहुत छोटा है। मैंने कहा, शादी करने की कोई उम्र नहीं होती, तुम शादी करके अपनी ससुराल चली जाओगी। तुमने सोचा है कि मैं सारी जिंदगी अकेले कैसे गुजारूंगी? मेरी बेटी कहने लगी कि आपने सोचा है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे? मैंने कहा, मुझे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं है, मैं अपने आने वाले समय के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ।
मेरी बात सुनकर मेरी बेटी को बहुत गुस्सा आया था और वो चिढ़ती हुई अपने कमरे में चली गई थी। मेरी बेटी को तो शुरू से ही अविनाश बहुत बुरा लगता था। अब वो उसके साथ बहुत गलत बिहेव करने लगी थी, हमेशा उस पर चिल्लाती रहती थी। लेकिन मैंने अविनाश से कह दिया था कि तुम्हें मेरी बेटी की किसी भी बात का बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। अविनाश और मैं एक दूसरे के साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते थे और वो दिन भी आ गया था जब हम दोनों शादी करने वाले थे। मेरी बेटी मुझसे बात नहीं कर रही थी, मगर मेरी आंखों पर तो जैसे उस समय पट्टी बंधी हुई थी। मुझे अपनी बेटी की नाराज़गी भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं जब शादी करने जा रही थी उससे पहले मेरी बेटी मेरे पास आई और कहने लगी कि मम्मी, आप एक बार और सोच लो, आप बहुत गलत कदम उठाने जा रही हो। मुझे अपनी बेटी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और मैं उसे इग्नोर करती हुई घर से निकल गई थी। और फिर जब हम दोनों घर वापस आए तो हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध चुके थे। उस दिन मेरी बेटी बहुत रोई थी और उस दिन के बाद से उसने मुझसे किसी तरह की कोई बात नहीं की। वो घर में आती और अपने कमरे में आकर बंद हो जाती थी। मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और फिर मैं अपने पुराने रूटीन पर आ गई थी। मेरे पति ने घर के कामकाज करना छोड़ दिया था, बल्कि वो अब मेरे घर में आराम और सुकून से रहने लगा था। मैं अपने अस्पताल में बिजी होती थी, लेकिन जब रात को मैं घर आती तो मैं नोटिस करती थी कि मेरा पति किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता था और मेरे आते ही वो फ़ोन कट कर दिया करता था और मुझे प्यार भरी बातों पर बहलाने लगता था। ऐसा मैं कई बार देख चुकी थी, लेकिन ज़्यादा थकी हुई होती थी, इसलिए अपने पति के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करती और उसके बाद सो जाती थी। इस दौरान मेरी बेटी से मेरी कोई बातचीत नहीं हो रही थी। एक दिन जब मैं रात को देर से घर आई तो मुझे मेरी नौकरानी ने बताया कि मैडम, अविनाश सर आपके जाने के बाद घर में इधर उधर टहल टहल कर ना जाने क्या ढूंढते रहते हैं और उनकी ये हरकतें आपकी बेटी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैंने नौकरानी से कहा कि अच्छा ठीक है, मैं अविनाश से बात करती हूँ। नौकरानी कहने लगी कि मैडम, आप उनको मत बताना कि मैंने आपको ये सब कुछ बताया, क्योंकि वो जब से आपके पति बने हैं नौकरी पर बहुत हुक्म चलाने लगे हैं। मैंने उससे कहा अच्छा ठीक है। ये बात तो मैं भी कई दिनों से नोटिस कर रही थी कि जब से अविनाश की मेरे साथ शादी हुई थी वो अपने अंदर काफ़ी बदलाव ले आया था, लेकिन अभी भी मेरा पति किसी से फ़ोन पर इस तरह से बात करता था कि मुझे आवाज़ नहीं आती थी और मेरे पूछने पर कहता कि उसके किसी दोस्त की कॉल आई है, जबकि उसका तो कोई दोस्त ही नहीं था। उसने तो मुझे बताया था कि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, उसे कोई सहारा नहीं देता। मैं सोच रही थी कि मैंने अपने पति को मोबाइल देकर गलती कर दी है। शादी के 2 दिन के बाद ही मेरे पति ने कहा था कि मुझे मोबाइल चाहिए, इसलिए मैंने उसे मोबाइल खरीद कर दे दिया था। हालांकि अब मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे पति के पास होता था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी बेटी की बदतमीजियां मेरे साथ बढ़ती चली जा रही थी। उसने अविनाश को अपना पिता स्वीकार नहीं किया था। मैं जानती थी कि मेरी बेटी उसे अपना पिता इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी बच्चा अपनी आंखों के सामने अपने माँ या पिता की दूसरी शादी को आसानी से बर्दाश्त नहीं करता, इसीलिए वो रिश्ते को भी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। एक दिन जब मैं रात को अपने घर आई तो मैंने देखा कि मेरा पति घर में मौजूद नहीं था। मेरी नौकरानी ने बताया कि मैडम वो छत पर गए हैं, इसलिए मैं बिना कोई शोर शराबा किए दबे दबे कदमों से छत पर जाने लगी। देखने लगी कि आखिर मेरा पति रात के 11 बजे छत पर क्या कर रहा है, जबकि सर्दियों के दिन थे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं छत पर गई तो अचानक मेरे कदम रुक गए थे, क्योंकि मेरा पति किसी से बात कर रहा था। शायद वो फ़ोन पर बात कर रहा था और मुझे उसके बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैं खामोशी से सहम कर खड़ी हो गई थी ताकि उसकी बात सुन सकूं। मेरा पति किसी से कह रहा था कि आप फिक्र मत करो सर, मैं जल्दी ही अपना काम पूरा कर लूँगा। अभी मेरी पत्नी ने मुझे तिजोरी की चाबी नहीं दी है। पहले मैं उसका भरोसा जीतना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अपने घर की तिजोरी की चाबी, अपना बैंक बैलेंस सब कुछ मेरे नाम कर दे। उसके बाद तो आप जानते ही हो कि आपके दिन अच्छे हो जाएंगे। मेरी पत्नी अभी मुझे सिर्फ अपना क्रेडिट कार्ड ही दे चुकी है, जिस पर मैं खूब शॉपिंग कर रहा हूँ। आप फिक्र मत करो, मैं उसे बर्बाद करके रहूँगा। अपने पति की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। फिर उसने कहा था कि आज रात मैंने प्लान बनाया है कि अपनी पत्नी को किसी तरह नींद की दवाई देकर सुला देना है और उसके बाद ही मुझे अपना ये काम करना होगा, क्योंकि जब वो घर आती है और सो जाती है तो मुझे डर रहता है कि कहीं मेरी छानबीन करने से वो उठ न जाए। इसलिए मैं आज उसे बेहोश करने के बाद अपना काम करने वाला हूँ। अपने पति की बात सुनकर तो मेरे पैर कांपने लगे थे। आखिर आज मेरा पति किस काम को अंजाम देने वाला था? वो किससे बातें कर रहा था? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। ज़रूर ये इंसान ठीक नहीं है। मुझे इतनी फुर्सत नहीं थी
कि मैं अपने बैंक अकाउंट पर ध्यान देती कि मेरे अकाउंट से कितने पैसे कट रहे हैं। मैंने अपना मोबाइल निकाला और खोलकर देखा तो उसमें से काफी सारे पैसे कट चुके थे, क्योंकि मेरे पति ने मेरे क्रेडिट कार्ड से ढेर सारी शॉपिंग की थी। ये राज भी आज ही मेरे ऊपर खुला था। आखिर आज मुझे जानना था कि ये इंसान कौन है और ये कौन से काम को अंजाम देने की बात कर रहा है। मैंने सोच लिया था कि आज मुझे मेरा पति किसी न किसी तरह से नींद की दवाई देगा, इसलिए मुझे उससे सावधान रहना पड़ेगा। मैं अपने पति के साथ बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी। मैंने उसे शक भी नहीं होने दिया था कि मैं उसकी बातें सुन चुकी हूँ। रात को हम लोग खाना खाने के बाद जब कमरे में गए तो मेरा पति कहने लगा कि आज मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से कॉफी बनाना चाहता हूँ, जिस पर मैंने उसे मुस्कुराकर कहा था, हाँ क्यों नहीं, कॉफी पीने से तो मेरा भी स्ट्रेस दूर हो जाएगा। मैं समझ गई थी कि जरूर वो कॉफी के अंदर ही नींद की दवाई मिलाकर देगा, क्योंकि आज उसके शब्दों में बड़ी मोहब्बत झलक रही थी। मेरी सोच के मुताबिक मेरा पति जब मेरे पास कॉफी लेकर आया तो मुझसे जिद करके कॉफी पिलाने लगा, लेकिन मैंने लास्ट मोमेंट पर कॉफी पीने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं कॉफी नहीं पी रही, मेरा मन नहीं कर रहा। मेरा पति कहने लगा, तुम्हें ये पीनी होगी। वो जबरदस्ती मुझे कॉफी पीने के लिए कहने लगा। तभी अचानक मेरे पति के मोबाइल पर किसी की कॉल आ गई। वो फोन पर बात करने के लिए बाहर गया और मुझे ये जताकर गया था कि जब मैं वापस आऊं तो ये कॉफी फिनिश हो जानी चाहिए। आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए इतने प्यार से कॉफी बनाई है तो तुम्हें मेरा मान रखना होगा। अपने पति की बात मानते हुए मैंने उससे कहा था, अच्छा ठीक है, तुम कॉल अटेंड करो, मैं अभी कॉफी पी लेती हूँ। वो कॉल अटेंड करने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर गया तो मैंने जल्दी से कॉफी अपने कमरे में खुलने वाली खिड़की से बाहर फेंक दी थी। और जब थोड़ी देर बाद मेरा पति कमरे के अंदर आया और उसने कॉफी का मग खाली देखा तो वो समझ चुका था कि मैं कॉफी पी चुकी हूँ। उसने मुझसे कहा कि तुमने कॉफी पी ली, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा, हाँ तुमने कॉफी बहुत अच्छी बनाई थी। अपने हिस्से की कॉफी तो वो पी चुका था। फिर मैंने अपने पति से कहा कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, कमरे की लाइट ऑफ कर दो, मैं सोने जा रही हूँ। मेरा पति कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। मैं ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और फिर मैं बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गई थी। आधे घंटे बाद मेरा पति जब कमरे के अंदर आया उसने लाइट ऑन की और मुझे बड़ी गौर से देखने लगा। वो शायद ये देख रहा था कि मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ या नहीं। फिर मेरा पति पागलों की तरह इधर उधर कमरे की तलाशी लेने लगा। मैं समझ गई थी कि वो तिजोरी की चाबी ढूंढ रहा है। आज मैंने तिजोरी की चाबी उसकी आंखों के सामने ही रख दी थी। मेरे कमरे में एक डेस्क बना हुआ था, मैंने उस चाबी को आज जानबूझकर वहां पर रख दिया था, जिसकी वजह से मेरे पति को आज आसानी से तिजोरी की चाबी मिल गई थी। फिर उसने अलमारी खोली और अलमारी खोलकर वो उसमें से मेरे बंगले के पेपर्स निकालने लगा। मैंने पीछे से जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो शॉक्ड रह गया था और अपनी जगह पर जम गया था। मैंने अपने पति से कहा कि प्रॉपर्टी के पेपर्स का आखिर तुम क्या करोगे। मेरा पति अचानक चौंक गया और मुझसे कहने लगा, अच्छा तो ये तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, मैं वो ढूंढ रहा था और तुम सोई नहीं हो। मुझे लगा कि तुम सो गई हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए खुद ही अपने डॉक्यूमेंट्स तलाश करने लगा। मैंने कहा, शायद तुम्हें याद नहीं कि तुम यहाँ पर खाली हाथ आए थे। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। वो सोच विचार करने लगा और कहने लगा कि मैंने तो अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन बनवा लिए थे। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने उसके हाथ से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लेना चाहे तो उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और मैं उसका ये रूप देखकर बहुत घबरा गई थी। वो पेपर्स लेकर भागने लगा और मेरे होश उड़ गए थे कि वो मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ लेकर जा रहा है। मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं भी उसके पीछे भागने लगी। वो इतनी तेज भाग रहा था कि दरवाजे तक चला गया, लेकिन मैंने जोर जोर से गार्ड्स को आवाज देनी शुरू की और कहा कि इसे पकड़ लो। शायद मेरे शोर की आवाज से गार्ड्स ने घर के दरवाजे को घेर लिया था और इस तरह मेरा पति अविनाश पकड़ा गया था। गार्ड्स ने उसे पकड़कर मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं गई और मैंने फिर अपने पति को बचाया। मैं अपने पति का हाथ पकड़कर अंदर ले आई। उसने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहने लगा कि मैडम मुझे छोड़ दो, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा, आखिर तुम प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर भाग क्यों रहे थे? वो मेरी बात सुनकर कहने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए मैडम, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैंने कहा, तुम्हारी गलती है या नहीं ये तो मैं अभी पता लगाती हूँ, पहले मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। मेरी बेटी कहने लगी कि मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी मम्मी, ये कोई फ्रॉड इंसान है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम खामोश हो जाओ, मैं खुद इस केस को हैंडल कर लूंगी, लेकिन अविनाश बार बार यही कह रहा था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं पुलिस को कॉल कर चुकी थी।
मैंने अविनाश से पूछा कि अब सच सच बता दो कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम उस दिन छत पर फोन पर किससे बातें कर रहे थे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, पहले आप मुझसे वादा करो कि आप पुलिस को नहीं बुलाओगी। मैं एक गरीब इंसान हूँ। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, नहीं बुलाती। अब जल्दी से मुझे सब कुछ सच सच बता दो। अविनाश ने मुझे बताया कि मुझे आपके पास भेजा गया था। जानबूझकर मैं आपकी गाड़ी के आगे आ गया था और फिर आप मुझे अपने साथ अपने घर ले आई। मैं चाहता ही यही था कि आप मुझे अपने घर ले आओ और फिर मैंने आपको अपनी बातों में लेकर आपसे शादी कर ली। दरअसल मैं आपका भरोसा जीतना चाहता था क्योंकि आप एक अमीर औरत हो और अमीर लोग अपनी प्रॉपर्टी के कागजात बड़ी संभाल कर रखते हैं। अमीर लोग नौकरों को ऐसी जगह पर नहीं जाने देते, इसलिए मैं आपका पति बनकर आपकी हर चीज पर अपना हक जताना चाहता था ताकि आपसे रिश्ता जोड़ने के बाद मैं आपकी हर चीज को आसानी से छू सकूं, हर चीज को आसानी से इस्तेमाल कर सकूं। मैंने आपके पूरे घर में प्रॉपर्टी के पेपर्स ढूंढ लिए थे मगर वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे थे। मेरा शक बार बार अलमारी पर जा रहा था। अलमारी भी मैं कई बार खोलकर देख चुका था मगर मुझे आपकी अलमारी में भी कुछ नहीं मिला। फिर मेरी नजर अलमारी की तिजोरी पर गई जिसकी चाबी मैंने पूरे घर में ढूंढ ली थी मगर मुझे कहीं भी नहीं मिली थी। एक दिन मैंने नोटिस किया था कि तिजोरी की चाबी आपके बैग में रखी हुई थी और आपका बैग तो हमेशा आपके साथ रहता है। आज मुझे किसी भी तरह से आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स निकालकर अपने मालिक को देने थे, इसलिए मैंने आपको कॉफी में नींद की दवाई मिलाकर दे दी थी। और जब मैं तिजोरी की चाबी ढूंढने लगा और आपका पर्स भी तलाश करने लगा तो मुझे आज डेस्क पर ही तिजोरी की चाबी रखी हुई दिख गई। इसीलिए मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स निकाल रहा था। आपने जब मुझे पकड़ लिया तो मैं बहुत डर गया था कि आप मुझे पकड़ न लो, लेकिन मुझे अपने मालिक का काम भी पूरा करना था और आप मुझे पकड़ चुकी हो। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, वो सब मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने फोन पर तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ की बनी हुई कॉफी नहीं पी और मैं सोने का नाटक कर रही थी। अब ये बताओ कि तुम्हारा मालिक कौन है और किसने तुमसे ये सब कुछ करवाया है। मेरी बेटी भी ये सब कुछ खड़ी हुई सुन रही थी। मेरी बेटी कहने लगी कि जल्दी बताओ वरना भी पुलिस को बुला लूंगी। अविनाश डर गया और कहने लगा कि मैं करण साहब का नौकर हूँ और एक गरीब इंसान हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि तुमने अगर मेरी भाभी को पटा लिया तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा और वो अभी तक मुझे काफी सारे पैसे दे चुके हैं। अविनाश की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे कि ये सब कुछ करण आखिर क्यों करवा रहा था। थोड़ी देर के बाद हमारे घर में पुलिस आ चुकी थी क्योंकि मेरी बेटी ने अविनाश को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को बुलवा लिया था। अविनाश को पुलिस के हवाले कर दिया गया और अविनाश ने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया कि उससे ये सब कुछ किसने करवाया था। पुलिस ने अविनाश के बयान पर करण को भी अरेस्ट कर लिया। करण ने मेरे साथ ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपना बिजनेस और अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ बर्बाद कर चुका था। अब उसकी नजर मेरे घर पर और मेरे बिजनेस पर थी जो कि मेरे पति का था। वो चाहता था कि किसी तरह से मेरा सब कुछ अपने हवाले कर ले, इसलिए उसने बहाने से अविनाश को मेरे घर में घुसवा दिया और जब वो मेरा पति बन गया उसने मेरा भरोसा जीत लिया तो वो चाहता था कि वो किसी तरह मेरे घर से प्रॉपर्टी के पेपर्स निकालकर करण को दे दे ताकि करण मेरा सब कुछ मुझसे छीन सके और वो मेरी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा ले। लेकिन सही समय पर मेरी आंखें खुल गई थी। पुलिस ने करण को भी अरेस्ट कर लिया था। कुछ हमारे अपने ही होते हैं जो हमारे साथ अच्छा बनने की एक्टिंग करते हैं मगर वो अच्छे नहीं होते। मेरी बेटी को जब पता चला कि उसके सगे चाचा ने ही ये सब कुछ किया है तो वो अपने चाचा से नफरत करने लगी थी। मैंने अपनी बेटी से माफी मांगी थी क्योंकि मैं भी अविनाश की बातों में आ गई थी। वो मुझे समझा रही थी कि मुझे अविनाश से शादी नहीं करनी चाहिए मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी। कभी कभी हमारे छोटे भी हमें समझाने की बात करते हैं लेकिन हम उनकी बात को इग्नोर करके बहुत बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि कभी भी किसी अनजान की बातों पर विश्वास मत करना, चाहे वो आपको अपनी कितनी ही बुरी दास्तान क्यों न सुनाए। करण और मेरा पति दोनों ही पुलिस के पास हैं और मैंने उन दोनों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई। मेरे लिए यही काफी है कि मैं अपनी बेटी का सहारा हूँ और मेरी बेटी मेरा सहारा है। मुझे अपने देवर पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, उसकी झूठी मोटी बातों में नहीं आना चाहिए था। मुझे लगा था कि वो बदल गया है मगर एक नियत खराब इंसान कभी नहीं बदल सकता। उसने तो ये भी नहीं सोचा कि वो अपने ही सगे भाई की जायदाद अपने हवाले करना चाहता है जबकि उसका हिस्सा तो उसके पिता पहले ही उसको देकर जा चुके हैं। अपना सब कुछ बर्बाद करने के बाद उसकी नज़र मेरे पति के घर और उनकी जायदाद पर थी। उसने तो ये भी नहीं सोचा कि उसका भाई दुनिया से जा चुका है, उसे अपनी भाभी और अपनी भतीजी का ही ख्याल कर लेना चाहिए था।
लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनको किसी बात से कोई मतलब नहीं होता और वो हमेशा हमारे साथ इस तरह से मिलते हैं जैसे उन्हें हमारी बहुत परवाह है, मगर वो हमारे पीठ पीछे वार भी कर देते हैं। मेरे देवर ने मेरी पीठ पीछे बहुत बड़ा वार किया था। मैं आज भी अपनी उस गलती पर शर्मिंदा होती हूँ कि मैं अपनी बेटी की बात मान लेती और अविनाश से शादी ना करती, मगर क्या कर सकते हैं, जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती तब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। मुझे भी ठोकर लग गई थी और अब मैं संभल कर चलना सीख गई हूँ। मेरी बेटी अब काफी बड़ी हो गई है और वो अपने डैड का बिजनेस संभाल रही है अपने मामा जी के साथ मिलकर। मैं आज भी अपने अस्पताल में डॉक्टर हूँ और अपनी जिंदगी में खुश और बिजी हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।